आपल्या महाराष्ट्रामध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या 288 पैकी 91 जागा महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या लढवत आहेत. तर संजय चव्हाण साहेब हे जे जनजन्मवादी पार्टी आहे देशातल्या झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यामध्ये पक्षाचं चांगलं काम आहे. आणि प्रथमतः महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा संजय साहेबांना सांगितलं आहे की इथं काही म्हणजे अनेक पॉलिटिकल पार्टी ऍलिगेशन करणार नाही, परंतु इथं तिकीट मिळत नाही, दिल्या जात नाही, तर त्या जागेवर आम्ही 91 जागा ह्या कंटेस्ट करणार आहे यावेळेस. तर संजय चव्हाण साहेब थोडं मार्गदर्शन करतात. नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी। महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और ऐसे समय में जनवादी पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा आम चुनाव 2024 में 91 सीटों पर अपने कैंडिडेट सेटअप कर रही है। हम लगभग कई महीनों से हमारी टीम, हमारे साथी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र की क्षेत्रीय परिस्थितियों को समझा, सामाजिक परिस्थितियों का बारीकी से हम लोगों ने अध्ययन किया और हमने अपनी चुनावी रणनीति बनाई। यह केवल चुनाव की जीत की रणनीति हमारी नहीं है, बल्कि उन लाखों वंचित समुदायों के लिए एक निर्णायक क्षण है जिन्हें लंबे समय से पारंपरिक सत्ता संरचनाओं द्वारा किनारे और दरकिनार किया गया है। हम और हमारी पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के आदिवासी और बंजारा समुदायों के लिए न्याय, समानता और विकास लाने के मिशन पर हम अग्रसर हैं और इन ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित समूहों ने समाज में अपने विशाल योगदान के बावजूद मराठा शासक वर्ग की पार्टियों ने इन पर ध्यान नहीं दिया और इन्हें दरकिनार किया। महाराष्ट्र में आदिवासी और बंजारा समुदायों की बड़ी संख्या है, लेकिन उनके अधिकारों को लगातार दबाया गया और उनकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया है। विशेष रूप से जो मराठा प्रभुत्व वाली पार्टियां हैं और यूं कहिए तो वर्तमान में जितनी भी मजबूत सियासी पार्टियां हैं वह पक्ष और विपक्ष सब इन्हीं समुदायों द्वारा, मराठा समुदायों द्वारा ही निर्मित पार्टियां और इनके नेतृत्वकर्ता मराठा समाज से आते हैं। ये सभी लोग इन समुदायों के लिए समान विकास सुनिश्चित करने में असफल रहे हैं और आज जो थोड़ी बहुत इन आदिवासी और बंजारा समाज में अगर कुछ प्रगति दिखाई दे रही है तो वह उनकी कड़ी मेहनत है और कड़ी मेहनत के बावजूद है। जनवादी पार्टी इन समुदायों को एक मजबूत गठबंधन के साथ पार्टी महाराष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को बदलने के लिए तैयार है। इन समुदायों की संयुक्त शक्ति 90 से 95 विधायकों को चुनने की क्षमता रखती है, जो न केवल उनकी आवाज को सुनाएंगे बल्कि निर्णय लेने के केंद्र में भी रहेंगे। जनवादी पार्टी के नेतृत्व में हमने पूरे राज्य में अभियान शुरू किया है, जिसमें आदिवासी और बंजारा और समुदायों के हजारों समर्थकों को हमने जुटाया, उनसे बातचीत किया, उनकी सामाजिक परिस्थिति को समझा और उसके अनुरूप हमने कैंडिडेट। और मैं आपको बिल्कुल भरोसे और विश्वास के साथ यह कहना चाहूंगा कि हमारा यह चुनावी अभियान नहीं बल्कि एक न्याय की पुकार है, यह सुनिश्चित करने के बारे में कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दबाए गए इन समुदायों को अब अंधकार में हम नहीं रहने देंगे, बल्कि राज्य के विकास में, शासन में समान भागीदार बनेंगे और सत्ता का निर्धारण भी इन समूह के लोग ही करेंगे, जिनका नेतृत्व जनवादी पार्टी कर रही है। आदिवासी और बंजारा समुदायों को सत्ता में
बैठे लोगों ने बहुत लंबे समय तक उपेक्षित किया है। अब समय आ गया है, जनवादी पार्टी इस कहानी को बदलेगी और हम जिन कैंडिडेटों को सेटअप किए हैं उन्हीं कैंडिडेटों में हम इतने विधायक जिता करके लाएंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तनकारी वह कदम होगा और एक बड़ा परिवर्तन और मायने रखेगा। हमारा यह महाराष्ट्र प्रदेश में पहला चुनाव जरूर है, लेकिन हमने काम बहुत ही धरातल से किया है और मैं अपने समुदाय के साथ साथ जितने भी उपेक्षित आदिवासी और एससी समाज के लोग रहे हैं उनके सारे जनप्रतिनिधियों से बात करके, उनके पंचायत प्रतिनिधियों से बात करके दल के साथ जमीनी स्तर से जोड़ा है और आज हम 42 कैंडिडेट्स 91 में 42 कैंडिडेट्स जो हमने बिल्कुल निर्धारित कर दिया है, हम उनकी सूची आप सब लोगों को देंगे और 2 दिन के बाद शेष जो 91 में बचे हुए कैंडिडेट्स हैं हम उनकी भी सूची जारी कर देंगे और महाराष्ट्र प्रदेश में जनवादी की यह बुनियादी जंग जो शुरू हो रही है निश्चित तौर पर एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनेगी और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। धन्यवाद। हमारा जो कॉमन सिंबल अभी हमारी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, तो इसलिए कॉमन सिंबल के लिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन डाला है। यूं तो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में हम लोग आरी छाप लेते हैं, महाराष्ट्र में भी उसी छाप के लिए हम लोगों ने आवेदन किया है और मुझे लगता है कि कल आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो कल या 1-2 दिन तक के अंदर में हमें इलेक्शन कमीशन द्वारा वो चीजें मिल जाएंगी कि हमारा कॉमन सिंबल इस महाराष्ट्र के लिए क्या होगा। जी, झारखंड में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इस आम चुनाव में भी हमारा बिहार में भी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले चुनाव में 1.76% तक वोट पाए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारी पार्टी का बीजेपी से भी अलायंस रहा है और विगत पार्लियामेंट और असेंबली 2022 इलेक्शन में, 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारा समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन रहा है। आप सब लोग गूगल पे डालेंगे तो आप लोगों को सारी खबर मिल जाएगी, सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। और अभी हम, क्योंकि हमारी एक बड़ी कम्युनिटी है इस महाराष्ट्र स्टेट में, तो हम अपनी कम्युनिटी के सारे लीडरों से बात किया और आज 6-7 महीने से हमारी पूरी टीम लग करके कई जनपदों, यवतमाल हो गया, आपका नांदेड़ हो गया, आपका वाशिम हो गया, चंद्रपुर हो गया, पूना हो गया, आपका औरंगाबाद हो गया, नागपुर हो गया, हम इन सभी जिलों में मैं खुद काफी गांव तक दौरा किया है और अपने कैंडिडेट मजबूती से वहां चुनाव लड़ते हैं। हमारे एक विधायक बिहार राज्य में और उत्तर प्रदेश में है और चूंकि हम अभी 12-13 साल हमें दल बनाए हुआ और हमारा उत्तर प्रदेश एक इम्पोर्टेंट स्टेट है बिहार देश की पॉलिटिक्स के लिए और वहां का एक विधायक क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, तो यूपी स्टेट में आप एक पार्टी भी है वह साबित करने में भी वक्त लग जाता है, लेकिन हमने अपने मजबूत ऑर्गेनाइजेशन से धीरे धीरे वो स्थिति प्राप्त कर ली। कितने सदस्य हैं? सदस्य हमारे अभी तक की स्थिति में जो रजिस्टर्ड सक्रिय सदस्य हैं, उस रजिस्टर्ड सक्रिय सदस्य हमारे 5 लाख से ऊपर हैं। महाराष्ट्र में अभी हम एग्जैक्ट आंकड़ा इसलिए नहीं बता पाएंगे कि मैंने काउंट नहीं किया है। जहां तक जो चीजें मेरे रसीदों का सेकेंड कॉपी जो हमारे ऑफिस तक पहुंची है, अभी मैंने ये चीजें नहीं पूछा था कि अभी हमारे कितने सदस्य हैं, लेकिन आप इस बात को इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं 91 सीटों पर कैंडिडेट सेटअप कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर उन जिलों में हमारे रूट लेवल पे कार्यकर्ता है और पदाधिकारी भी हैं और हमारा संगठन भी है। अभी मुंबई के बारे में हम आज रात तय करेंगे। कुछ लोग जो हमारे उत्तर भारतीय भी हैं, लोगों ने मुझसे संपर्क किया था और कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं,
लेकिन चूंकि हमारा पूरा ध्यान विदर्भ क्षेत्र में ज्यादा रहा है और नागपुर एरिया में ज्यादा रहा, तो बम्बई में मेरा कम आना। हमारा उद्देश्य महाराष्ट्र का जो वंचित समुदाय है, जिसकी 80% आबादी वह बंजारा समाज है, आदिवासी समाज है, एससी समाज है, लेकिन वो महाराष्ट्र की राजनीति में कहां खड़ा है। महाराष्ट्र की 20% आबादी वाले लोग महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर हर एंगल पर कब्जा करके रखे हैं, पक्ष में भी वही है, विपक्ष में भी वही है, और इन समुदाय को टिकट भी बहुत कम देते। तो हम इन वंचित समुदायों को इकट्ठा करके एक मजबूत राजनीतिक गोलबंदी कर रहे हैं और इन वंचित समुदायों को हमेशा सत्ता और सरकार द्वारा कहीं न कहीं नजरअंदाज किया गया। तो हम उनकी सशक्तिकरण के लिए महाराष्ट्र में काम करेंगे और उन्हें सम्मान से जीवन जीने की व्यवस्था कैसे बनेगी इसके लिए काम करेंगे। हर एक पार्टी में मुसलमानों को, मुस्लिम समाज को नियुक्त किया जाता है, उम्मीदवारी वोट नहीं दी जाती है कांग्रेस में हर जगह। तो आपकी जो जनवादी पार्टी है, मुसलमान समाज को वोट दे सकती है। हमारा पार्टी का दायरा कोई धर्म नहीं है, बल्कि हमारे पार्टी का दायरा उन सभी धर्म और जातियों में जो वंचित समुदाय से आते हैं, उनके सशक्तिकरण का है। और आपको ये बात कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस से पूछना चाहिए, एनसीपी से पूछना चाहिए, जो लोग अल्पसंख्यक वर्ग का वोट लेते हैं, लेकिन उनके जो असली मसाइल है रोजी रोटी पर का, उस पर वो कितना काम करते हैं और कितनी बात करते हैं। तो क्या आप इस बार मुस्लिम को वोट के लिए खड़ा करने वाले हैं? हमारे पास है कुछ कैंडिडेट्स हैं जो हम पिछली सूची में जारी करेंगे। महिलाएं हमारे, आप अभी मैं आपको लिस्ट दूंगा और इन लिस्टों में महिलाएं भी लगभग 30% से कम नहीं है। आपकी पार्टी में मुस्लिम समाज की बात करें, महाराष्ट्र में ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो समाज की रखता है, क्या आपसे उनकी कोई बात की है? महाराष्ट्र चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और हमारे बंजारा, मैं भी उसी कम्युनिटी से आता हूँ, तो इस कम्युनिटी के जो बड़े लीडर्स हैं वो किसी न किसी दल और पार्टी में काम कर रहे हैं और हम इन समुदायों को अपना कायद और अपनी लीडरशिप खड़ा करके अपनी गोलबंदी खड़ा करने की बात कर रहे हैं। करीब करीब 91 ऐसी सीटें जहां सिर्फ बंजारा और आदिवासी वोट को जोड़ दीजिए तो वो जीत सकते हैं चुनाव, स्वयं विधायक बन सकते हैं। तो हम इस कॉम्बिनेशंस को बना रहे हैं और मैंने दलित समाज के बहुत सारे लीडरों से बात किया, आदिवासी समाज के मजबूत संस्था जो सामाजिक संगठन है, लीडरान है, मैं उनसे भी इस बात को रखा और वे सब लोग हमारे इस मिशन के साथ सहमति दी है और उन्हीं की सहमति के आधार पर हमने कैंडिडेट दिया। आप कभी से बात किया आपने, उन लोग भी कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। कौन लोग? जो वंचित समाज के लोग इधर जो है, उनसे आपने बात किया ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, दो सामाजिक संगठन और उन लोगों ने भी अपनी पार्टी, अब वो अपनी पार्टियों से क्या खड़ा कर रहे हैं, क्या नहीं खड़ा कर रहे हैं। अगर वो इस समाज की, वंचित समाज की लड़ाई लड़े होते तो शायद आज वो हाशिए पर क्यों होते और हमें उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पर काम करने की जरूरत क्या पड़ती और हमें गांव में इतना बड़ा जन समर्थन क्यों मिलता अगर वही उनको यह दायरा देने में सफल रहे होते अपनी लीडरशिप का और अपने काम का। और एससी के जो बहुत सारी पार्टियां हैं, जी, उनका जब तक बड़ी पार्टियों से उनके साथ जुड़ते नहीं है तब तक उनको वो सफलता मिलती नहीं। हमने इस चुनाव में किसी से गठबंधन करने का फैसला नहीं लिया। आप तो बोले थे आप पहले आपका बीजेपी के साथ आपका गठबंधन, मेरा उत्तर प्रदेश में रहा है। उत्तर प्रदेश में रहा है, तो ये सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि आपके जब 80% लोग आपके साथ में नहीं है, सब विभाजित है। महाराष्ट्र में वही हाल है, तो आप कैसे इसको संगठित करेंगे? महाराष्ट्र में ये तो चुनाव का रिजल्ट आपको बताएगा और हमारा वोट परसेंटेज तय करेगा कि हमारे साथ हमारे लोग कितनी बड़ी आबादी है। मैं ऐसे बात करके क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर है कि अभी
स्विस वोट बैंक पर हमने काम किया है और जिन समुदायों के से हम आते हैं और जिन समुदायों को लेकर के हमने चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है, उन समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक चुनाव के बाद आपको हमारे दल के साथ दिखेगा। और हमारी ये बुनियादी लड़ाई है। हम अभी अपनी पार्टी की नींव रख रहे हैं और हम मानते हैं कि किसी भी दल और पार्टी के लिए चुनाव एक बड़ा सशक्त माध्यम होता है अपनी विचारधारा और अपनी बात लोगों तक ले जाने का। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ करके अपनी विचारधारा और अपनी बात अपने लोगों तक ले जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारा और मजबूत ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में खड़ा हो। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर? 91 सीटों पर लड़ेगी। आज हम 42 सीटों का कैंडिडेट की लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। 42, हाँ 42 सीटों का। बाकी सीटों का हम कल शाम तक फाइनल कर लेंगे। मुंबई की है या पूरे महाराष्ट्र की? नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र की। हाँ मुंबई में बहुत ज्यादा लोग थे, उनकी अपनी बातें हैं, उनको आप पार्टी के साथ नहीं कर रहे हैं। मैंने लोगों से बात किया, मैं कल रात में भी बहुत सारे लोगों को बुलाया था, मैंने बात किया और उन्हें कहा कि आप सब लोग, हम दल लड़ रहा है, आप सब लोग इसका सहयोग करें। अभी हमने भी मराठा समुदाय के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। हमारी 91 की लिस्ट में कोई नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उन्हें टिकट नहीं देंगे। क्या आज तो एक भारी नेतृत्व देके महाराष्ट्र में चल रहे हैं, मराठा आंदोलन लेके चल रहे हैं जी, तो उनसे कोई आपकी बात की? नहीं, मैंने अभी उनसे कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी महायुति का समर्थन करेगी? किसका? महायुति का। मायावती जी का? नहीं, हमारा एजेंडा, जो हमारे पार्टी का अगर एजेंडा की बात करें तो हमारा एजेंडा है राजनीतिक यहूदीकरण के खिलाफ सामाजिक जनवादी क्रांति और जनवादी राष्ट्रवाद और जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा, और इसके लिए हमारी पार्टी काम करती है। ये हमारा मौलिक उद्देश्य है। बीजेपी का कोई सपोर्ट है आप लोग? नो, मैं जो बीजेपी का सपोर्ट लूं, मैं सिंगल चुनाव लड़ रहा हूँ। But we are not getting the justice. Take for example, whenever there is a voting done by EVM machine, BJP always be, why can't you do the voting from the ballot paper? Then only something can come. So we are not. ईवीएम पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और ईवीएम को हमेशा संदेह के दायरा में खड़ा करने का प्रयास किया गया है। और अभी एलन मस्क जी ने भी कहा कि ईवीएम में प्रोग्रामिंग की जाती है, लेकिन ये ईवीएम हटेगी, इसके लिए यह जरूरी है कि जो नेशनलाइज्ड पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन को इसको हटाने के लिए सदन के अंदर प्रस्ताव लाए और बात करें। और मैं जहां तक समझता हूं, हमारा जब यूपी में ईवीएम के खिलाफ बैठक हुई, अखिलेश यादव जी के हम लोग अलायंस में थे, नेतृत्व में बैठक हुई, अखिलेश यादव जी ने बैठक बुलाई, कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया कि हम ईवीएम के बहिष्कार के खिलाफ नहीं है। जितने भी वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन थे सब लोग मीटिंग में आने से मना कर दिया। तो जब जरूरत असल में लड़ने की बात आती है तो लोग खड़े नहीं होते। इसके लिए हम लोग बहुत